So second unit which we have is डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हमको पता है कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफाई करना, इंटरप्रेट करना, यही सारी चीज़ें आती हैं ना। तो इसी के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डेटा को हम किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम पे भी, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे क्लासिफाई करते हैं हम डेटा को, एंड देन टैबुलर फॉर्म में क्वालिटेटिव चाहे क्वांटिटेटिव कैसा भी डेटा हम उसको लेके आते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी हैव एन एग्जांपल हियर कि जैसे कि एक क्या हो रहा है कि एग्जिट पोल सर्वे हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ना, जब भी हमारे इंडिया में अपनी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, तो जो न्यूज़ चैनल्स वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, जो रिपोर्टर्स रहते हैं वो जहाँ पे भी वोटिंग जो बूथ्स होते हैं वहाँ पे उनके बाहर खड़े रहते हैं, एंड दे विल आस्क यू कि आपका प्रेफरेंस क्या था, आपने किसको सपोर्ट किया, आप किसको सपोर्ट करते हो, आपने वोट किसको दिया, है ना। तो ये एग्जिट पोल सर्वे, मतलब जो लोग पोल को एग्जिट कर रहे हैं, जो लोग वोट दे के आ रहे हैं, उनका हम सर्वे कर रहे हैं, और उस सर्वे के बेसिस पे हम एस्टिमेट करते हैं। जैसे आपने देखा ना, जब भी क्या बोलते हैं इलेक्शंस होते हैं, तो न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं कि ये वाली पार्टी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी, या जो भी जिस भी तरीके का इलेक्शन चल रहा हो, फिर उस हिसाब से वो एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे ही करते हैं, वो पहले पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से जा के पूछेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे उनको डेटा मिलेगा, उनको ऐसे फिर पता चलेगा कि उन्होंने फॉर एग्जांपल 100 लोगों का डेटा कलेक्ट किया। अब उन्होंने देखा कि 100 लोगों में से 60 तो ऐसे ही थे जो बीजेपी वाले ही थे, ठीक है, 60 थे आपके कमल वाले, कमल है बीजेपी लिख देती मैं, ठीक है, तो 60 तो ऐसे थे, ठीक है। बाकी फिर थे आपके कांग्रेस वाले, कितने 25 थे आपके कांग्रेस वाले, ठीक है, बचे कुछ दूसरी पार्टी के थे। तो इससे मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कि इसका परसेंटेज इतना है, 60% है इसका, तो ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये दोबारा इसी की पार्टी बनेगी, ठीक है ना, यही पार्टी जीतेगी। तो ये होता है इस तरीके से पूरा स्टैटिस्टिकली जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज फॉर्म में, और जो भी तरीके से हम, तो क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सब कुछ आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। सो डेटा कैसा हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, राइट। डेटा कुड बी क्वांटिटेटिव एंड डेटा कुड बी क्वालिटेटिव। ओके, तो क्वालिटेटिव डेटा में क्या आता है, जहाँ पे नाम है, सिंबल्स हैं या कोड्स हैं, है ना, जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो होता है क्वालिटेटिव डेटा। वेयर एज जो क्वांटिटेटिव डेटा रहता है वो कैसा रहता है, वो रहता है जिसके अंदर नंबर्स आते हैं, कुछ क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डेटा की, क्वालिटेटिव डेटा की मैं बात कर रही हूँ, तो क्वालिटी मतलब क्या है, जैसे किसी भी चीज़ की क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब कैसा, जैसे आपके बालों का कलर, कैसे बालों का कलर तो नहीं, खैर स्मूथनेस कितनी है आपकी स्किन की, आपकी स्किन कितनी स्मूथ है, तो ये क्वालिटी है ना, है ना। हम इसको नंबर्स में तो नहीं रेट कर सकते, है ना। देन फिर क्या, कलर्स ऑफ योर आइज, अगर नंबर में हम रेट कर भी रहे हैं तो वो नॉमिनल डेटा है ना, हम बस उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। देन टेक्सचर कैसा है आपके हेयर का, देन सॉफ्टनेस कितनी है आपकी पाम की, या आपसे आपके दोस्त की दोस्ती कितनी है, या आप अपने पार्टनर को कितना प्यार करते हो, वो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आ जाएगा, राइट। और क्वांटिटेटिव डेटा आपको पता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो नंबर्स में होता है, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वेट, क्वांटिटी 48 kg, 50 kg, 56 kg, 58 kg, ठीक है, तो ये क्वांटिटी है, राइट। देन हाइट है किसी की 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच, जितना भी है ना। तो हाइट हो गई, शू का साइज हो गया 5 6 7, है ना। आपकी लेंथ कितना है फिंगर नेल्स का, इनकम, सेल्स, प्रॉफिट्स, प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब कुछ परसेंटेज, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, ये आता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर, ठीक है।
तो अगेन वही सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्लासीफाई करते हैं, टैबुलर फॉर्म में लेके आते हैं डेटा को, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को ताकि हम फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें। ओके, सो जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पहले हम करेंगे, उसके बाद ही हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, मतलब हम बाद में ही इन्फ्रेंसेस ड्रॉन आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्गेनाइज करेंगे, लिटरल मीनिंग हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ही कर सकता है, ठीक है। सो नाउ अब जैसे कि इसमें क्या है, for example, if a researcher wants to study achievement motivation of students in class 10th, the data obtained with the help of standardized psychological test, कोई भी टेस्ट हो सकता है achievement motivation का, ठीक है, cannot be subjected to inferential statistics or higher level statistical techniques. The researcher will be able to classify, tabulate the data based on the students who secured higher, lower, moderate score. He or she may further be able to compute mean, standard deviation. इसके बाद ही हम इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, पहले हमको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, डेटा को क्लासीफाई करना पड़ेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसके अंदर आपने देखा बार बार क्या किन बातों के बारे में बात हो रही है, क्लासीफाई करना डेटा को, टैबुलर फॉर्म में लेके आना, टैबुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो डेटा क्लासिफिकेशन क्या है, यू आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू ग्रुप्स, इनटू बेसिकली सिमिलर ग्रुप्स, ठीक है, ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम उस डेटा को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अ वेल प्लान डेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम मेक्स वाइटल डेटा इजी टू फाइंड, रिट्रीव व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब मुझे पता करना है कि 2021 के बैच में टॉपर बच्चा कौन था, है ना, मतलब 2021 के 7th क्लास के बैच में टॉपर बच्चा कौन था। अब वो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मेरे पास डेटा नहीं होगा, प्रॉपर फाइल्स नहीं होंगी, प्रॉपर उसके परसेंटेज नहीं होंगे, सब कुछ नहीं होगा, तो मैं इतना आसानी से वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती। तो जब भी हम डेटा को अच्छे तरीके से क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज करते हैं तो ईजी हो जाता है उसको रिट्रीव करना जब भी हमको ज़रूरत हो। ओके, देन और भी जैसे और इसको अच्छे से समझते हैं क्या होता है क्लासीफाई करना। फॉर एग्जांपल आपने एक डिक्शनरी देखी है, तो डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, ए वाले जितने भी वर्ड्स हैं हम पहले वो करते हैं, फिर उसके बाद बी सी इस तरीके से चलता है ना डिक्शनरी में। तो यहाँ पे क्लासीफाई किया ना, ए एक कैटेगरी है, ए के अंदर जितने भी ए अल्फ़ाबेट से बेसिकली जितने भी वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं हम उनको एक जगह पे रख दिया, फिर बी से जितने हो रहे हैं उसको दूसरी जगह पे रख दिया। यही होता है डेटा को क्लासिफाई करना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि द लेटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिटीज़ एंड फर्दर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीट्स एंड अदर डिटेल्स। अब अगेन जैसे जैसे लेटर्स आए या समझो पार्सल्स आए, ठीक है, जैसे अब तो सब लोग ज़्यादातर हम सभी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता होगा, जो भी जिसके पास भी ऑर्डर्स जा रहे हैं वो क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता, डेटा को क्लासिफाई करता कि ये इस सिटी से आए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्वालियर में रहती हूँ तो ये ग्वालियर के इतने इतने पार्सल्स हैं, ठीक है, और फिर कुछ हैं दिल्ली के। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये देखना है कि ग्वालियर में भी, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरा जो एरिया है इट इज़ शास्त्री नगर, तो मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ, तो आप शास्त्री नगर के कितने ही पार्सल हैं, जैसे मेरा एरिया भी बहुत बड़ा एरिया है तो उसके अंदर भी कितने लोग मंगाते होंगे, है ना, रोज़ का। तो वो फिर उतने ही लोगों को वो डेटा दे दिया कि ये तुम्हारे यहाँ के हैं, जैसे जो जो होते हैं ना डिलीवरी बॉयज़, उनको दे दिया कि ये तुम्हारे यहाँ के आए हैं और इसको तुमको आज ही के दिन ये सब कुछ दे के आना है। तो ये पूरा कैसे हुआ, इतना आसानी कैसे हो गई, जब पूरा अच्छे तरीके से मैनेज किया, डेटा को अच्छे तरीके से गैदर किया, अच्छे तरीके से उसको क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। ओके, अब थोड़ा सा रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। द डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर इज अरेंज्ड इन अ फॉर्मेट दैट विल हेल्प him or her
draw conclusions. Basically classification involves sorting the data based on similarities. जैसा भी मैं बता रही हूँ ना जब से कि similarities के basis पे हम एक जगह पे data को इकट्ठा कर रहे हैं, अभी बताऊंगी और भी. Once the data is classified, the researcher can proceed with further statistical analysis and decision making. अच्छे से जब organize होगा, अच्छे से जब हम उसको करेंगे classify, तो आराम से हम कोई भी decision ले सकते हैं. और further statistical analysis, फिर वो चाहे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में की मैं बात करूँ, या उसका मीन निकालना है या उसका मीडियन निकालना है, कुछ भी निकालना है, जो भी आगे फर्दर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, उसके लिए पहला स्टेप यही है कि हम उसको क्लासिफाई करें डेटा को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पूरा एग्जांपल दिया है, तो मैं रीड तो नहीं कर रही हूँ, आप लोग समझना पर. अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक टेबल बना के दी हमको कि ये मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं. अब मान के चलो कि साइकोलॉजी का टेस्ट था 100 मार्क्स का, ठीक है, साइक का टेस्ट था 100 मार्क्स का. तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि 1 से 25 मतलब 25 स्टूडेंट्स, सॉरी नॉट 25 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स आर देयर जिनका स्कोर ये है, बस उन्होंने इतना, इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस की कैटेगरी है इनकी, ठीक है. देन फिर थोड़े से अच्छे, थोड़े से इनसे बेहतर, ठीक है, 26 to 50 के बीच में जिसने स्कोर किया, बिलो एवरेज, ठीक है, 12 बच्चों ने किया. एवरेज कितनों का आया, एवरेज आया 51, 75 कितने, 40 स्टूडेंट्स का. अब एवरेज, ठीक है, 76 to 100 मार्क्स कितने आए, कितने बच्चों के आए, 28, ठीक है ना. तो ये कैसे हुआ, ये हमने कैसे समझा, क्योंकि हमने डेटा को क्लासिफाई कर दिया और समझने में काफ़ी आसानी हो गई, ठीक है. अब यहाँ पे हम कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं कि कौन किससे कितना पीछे है और किस पे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है और किसको कितना आता है ना. टीचर इसी तरीके से पता लगाता है ना, उसका जो भी टेस्ट होता है, उसके जो भी टेस्ट के मार्क्स रहते हैं, उसी के बेसिस पे तो पता लगाएगा टीचर कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना ख़राब है, किस पे कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना. ठीक है, ये होता है. और क्या है इसमें इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज़. अब यहाँ पे आप लोग सिमिलैरिटीज़ देख पा रहे हो कि ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं, ये सिमिलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, चाहे आपके मार्क्स 1 आए हो, चाहे 25 आए हो, आपकी परफॉर्मेंस पुअर ही कहलाएगी, है ना. और आपके फिर मार्क्स अगर 75, 100 के बीच में आए हैं, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है. वो 28 स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं कि ये बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले लोग हैं और ये बहुत लो परफॉर्मेंस वाले लोग हैं, ठीक है. ये सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं यहाँ पे. और फिर डेटा को, बहुत बड़े डेटा को, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आई थिंक 100 ही है ना, 60, 72, 28, हाँ 100 स्टूडेंट्स हैं. तो 100 स्टूडेंट्स को अब हम 100 स्टूडेंट का एक एक करके डेटा रखेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना. तो हम डेटा को इस तरीके से रखेंगे, देखो एक टेबल में सब कुछ आ गया, तो ये हमने डेटा को कंसाइज फॉर्म में हम लेके आए, ठीक है. अब जब तक रॉ डेटा होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है. जब हम क्लासिफाई कर देंगे तो उसका बहुत अच्छा मतलब निकलेगा, है ना. ये होता है. Then classification can be carried out for both qualitative and as well as quantitative data. Individual can be classified. अगर हम बात करें qualitative data की, तो हम कलर्स के बेसिस पे लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है. उनके बालों का कलर कैसा है, या उनके जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं, या उनके रीजन जो है, उनका सिटी जो है, या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, इंडियंस हैं या फॉरेनर्स हैं. इस तरीके से हम और भी चीज़ों के बेसिस पे इनको भी हम क्वालिटेटिव डेटा को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या उनकी हाइट के बेसिस पे, या चलो हाइट और वो तो क्वांटिटेटिव में भी आ गया, ठीक है. बट मैं इसकी बात कर रही थी क्वालिटेटिव डेटा की, ओके. एंड देन क्वांटिटेटिव डेटा तो आप लोगों को पता ही है, उनकी एज, उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी इनकम, है ना, इन सब के बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो क्वांटिटेटिव डेटा को. नेक्स्ट ये हो गए 4 आपकी यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है. क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया, ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आए. नेक्स्ट वी हैव टैबुलेशन. टैबुलेशन बहुत देर से हम सुन रहे हैं, ठीक है. सो टैबुलेशन क्या है, टैबुलेशन में क्या कर रहे हैं, बेसिकली टैबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में हम डेटा को लेके आ रहे हैं. जैसे ये भी एक टेबल ही है ना, ये भी हमने टेबल ही तो बना दी है, यही होता है टैबुलेशन, ठीक है. अब इसमें क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं, ठीक है. तो ये भी आपको पता ही होगा टेबल कैसे बनती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज कॉलम्स रहते हैं उसके अंदर, ठीक है.
देन सिंपल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या क्लासिफाई करना है और कितने आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब टेबल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहला टेबल का नंबर, कि किस टेबल की आप बात कर रहे हो, ताकि रेफर करना इजी हो जाए। अब हम पूरा टॉपिक पढ़ लें और मुझे ये पता ही नहीं है कौन सी टेबल को देखना है, तो मैं बोलूँगी कि टेबल नंबर 2.1 पे जाओ, वहाँ पे इसको समझ में आएगा, तो रेफर करना इजी हो जाता है। तो ये होता है टेबल नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग में ही ऊपर ही गिवन होता है ये टेबल नंबर, ओके। देन टाइटल क्या है, आपकी टेबल का क्या टाइटल है। ये टाइटल है कि कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी के टेस्ट में, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल हो गया टेबल का, कि ये टेबल पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। टाइटल हो गया। कैप्शंस होते हैं, स्टब्स होते हैं, जैसे हर रो कॉलम पे कैप्शन और स्टब दिया जाता है। ये हो गया कैप्शन, मेल्स और फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, और ये फिर हो गया आपका स्टब, ठीक है ना। 76 मार्क्स, 50 to 75 मार्क्स, इस तरीके से ये कैप्शन और स्टब है, ठीक है। जैसे कि जो आपका एनी टेबल विल देन हैव rows and columns based on its contents. The headings given for the columns captions होती हैं, सी से याद रखना। कैप्शंस कॉलम्स के लिए होते हैं और रोज के लिए होते हैं आपके स्टेप्स, ठीक है। ये होता है। क्योंकि ये भी इतने कंसाइज होने चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। जैसे कि ये भी आपने बता दिया कि ये बात हो रही है आपके, ये कॉलम्स है ना आपके, मेल फीमेल, और ये आपके फिर क्या है, रोज हैं, ठीक है ना। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, स्टब हेड होगा यहाँ पे कि ये मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये कैप्शन हेड हो गया, जेंडर की यहाँ पे बात हो रही है। यस यस झलक। सब रोज को दिया जाता है, रोज मतलब रोज आपके क्या डिनोट कर रहे हैं वो है स्टब, ठीक है। ऐसे रोज है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टब का हेड हमने क्या दे दिया कि मार्क्स की बात हो रही है। ये रोज में आप बता क्या रहे हो, है ना, ये लिखा तो है पर ये है क्या, ये मार्क्स है ना, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो जेंडर की हो रही है कैप्शन में, ठीक है, राइट। फिर बॉडी पूरे टेबल की, मतलब टेबल के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है, ये आपका पूरा कंटेंट है ना। 20% बच्चों ने इतना स्कोर किया, मतलब 20% मेल्स ने इतना स्कोर किया, 21% फीमेल्स ने इतना स्कोर किया। ये पूरा फिर कंटेंट है जो कि हम लेंगे, फिर जो भी हमारे पास डेटा होगा उसमें से हम ये पूरा कंटेंट निकालेंगे, ओके। तो ये कंटेंट हो गया, ये इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। देन हेड नोट होता है, ऊपर साइड में गिवन होता है कि आपने किस चीज़ में मेजर किया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपके क्या हैं, आपने परसेंटेज में किया या आपने किस चीज़ में इसको मेजर किया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका हेड नोट, ठीक है। देन फुट नोट, फुट नोट नीचे लिखा होता है, कोई भी क्रूशल इन्फॉर्मेशन देनी है आपको तो वो फुट नोट के अंदर आएगा, और लास्ट में आता है सोर्स ऑफ द डेटा। जैसे कि यहाँ पे ये फुट नोट ये दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और सोर्स क्या है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, ठीक है, ये सोर्स आपने ले लिया। और फुट नोट है या तो हेड नोट भी आ सकता है या कुछ और आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा हेड नोट के अंदर। ये पूरा आपके टेबल के क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स हैं, की कंपोनेंट्स हैं। फाइन, ये क्लियर हुआ आप लोगों को।